नमस्कार, स्वागत है आपका गुलिस्तान न्यूज पर। दरअसल उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 2 दिन की मैराथन बैठक के बाद एक नारा दिया, अब की बार 300 पार। और जिस तरीके से बैठक हुई है उसके बाद से लगने लगा है कि क्या बीजेपी वाकई में 300 पार कर पाएगी, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में चाहे निषाद समाज हो या अन्य पिछड़ा वर्ग हो, अभी बीजेपी से नाराज नजर आ रहा है। दूसरी तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो जो जाट वोट बैंक है वो पार्टी से नाराज नजर आ रहा है। कोरोना की मार जिस तरीके से आम लोगों पर पड़ी है वो भी एक नाराजगी का बड़ा कारण बन रहा है। इसके अलावा बीजेपी की जो अंतर्कलह है वो बीजेपी के लिए एक बड़ा सवाल अभी तक बना हुआ है। हालांकि सीज फायर जैसी स्थिति बन गई है, लेकिन ये स्थिति कितने दिनों तक रहती है ये देखना अभी बाकी है। दूसरी तरफ जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच टकराव की खबरें आ रही थी, वो भी दिखलाता है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। वहीं अगर बात की जाए पार्टी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष, पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन सिंह समेत बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने 2 दिन बैठक की। यहां तक कि संघ के बड़े अधिकारी भी उत्तर प्रदेश के दौरे पर गए और केशव मौर्य के एक घरेलू फंक्शन में खुद मुख्यमंत्री ने वो 200 मीटर की दूरी लगभग 4.5 साल में पूरी की है। दरअसल सरकार बनने के बाद से ही यूपी के डिप्टी सीएम और यूपी के मुख्यमंत्री के बीच खटपट की खबरें सामने आने लगी थी। और सबसे बड़ी बात है कि 4.5 साल इस सरकार को हो गए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल केशव मौर्य के घर पर गए। हालांकि तस्वीरें काफी अच्छी आई हमारे सामने, लेकिन एक सवाल उठता है, क्या मुख्यमंत्री के केशव मौर्य के घर जाने से सारी नाराजगी दूर हो गई? ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि केशव मौर्य ने ही कहा अब की बार 300 पार। तो सवाल यह है कि यह कैसे होगा सरकार? इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ फिलहाल पत्रकार मौजूद हैं, अरविंद विद्रोही साहब। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं नेता मनोज यादव जी। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं केसी जैन साहब। केसी जैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल केसी जैन साहब, किस तरीके, हालांकि केसी जैन साहब अभी थोड़े टेक्निकल इशू आ रहा है, वो थोड़ी देर में जुड़ेंगे। सबसे पहला सवाल पत्रकार साहब, आप बताइए सर, जिस तरीके से बीजेपी की अंतर्कलह चल रही है, इस अंतर्कलह में सीधे तौर पर क्या 300 पार बीजेपी के लिए आसान रास्ता दिखता है? देखिए, जिस तरह अंतर्कलह की खबरें सामने आ रही हैं और जो एक शीत युद्ध और बार बार जो मुखरित भी हो जाता है, उसको देखते हुए तो ये बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जो सत्ताधारी दल होता है उससे बड़ी अपेक्षाएं लोगों को होती है। और भारतीय जनता पार्टी ने तमाम वादे किए थे। उत्तर प्रदेश की सरकार में जब इनको बहुमत मिला तो योगी आदित्यनाथ को इन्होंने मुख्यमंत्री अपना बनाया। और योगी आदित्यनाथ का चेहरा जो है भ्रष्ट नौकरशाही, संचार रोगों से लड़ने के साथ साथ हिंदुत्व का चेहरा था। और जैसा कि आपने अभी इंट्रो में बताया कि तमाम हिंदू बिरादरी की तमाम जातियां जो है, उपजातियां जो है, विभिन्न कारणों से नाराज है। तो इस नाराजगी को खत्म करना और जाति के ऊपर उठ करके धर्म पर जोड़ करके बनाए रखना योगी आदित्यनाथ के सामने व्यक्तिगत रूप से भी चुनौती होगी। बतौर मुख्यमंत्री तो उनको पूरे जनता के हितों पर और अपेक्षाओं पर खड़े उतरने की चुनौती है। लेकिन जो उनका अपना चेहरा है, हिंदुत्व का चेहरा है, गोरखनाथ मठ के वो मठाधीश हैं, वो नाते बड़ी जिम्मेदारी है कि पूरा हिंदू समाज की, चाहे वो जो जातियां हो, वो उन पर विश्वास रखे। बिल्कुल। अमित शाह ने 2-3 तरह की चुनौतियां हैं सर, अमित शाह ने जिस तरीके से 2014 और 2017 में सोशल इंजीनियरिंग की, वो सोशल इंजीनियरिंग अभी फिलहाल खत्म होते हुए आ रही है। हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से मनोज यादव। मनोज यादव जी, सीधा सवाल आपसे, केशव मौर्य के कल के बयान का आत्मविश्वास कहीं आपकी पार्टी को जिस तरीके से सक्रिय होना चाहिए था उस तरीके से नहीं है, इसलिए नजर आया? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, समाजवादी उत्तर प्रदेश के 2022 चुनाव को लेकर बीजेपी के किसी इंटरनल मैटर को लेके समाजवादी पार्टी न तो बहुत ज्यादा उत्साहित है और न ही बहुत ज्यादा हमें उस पर चाणक्य बुद्धि लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि बीजेपी के लोग दिखाते कुछ हैं, करते कुछ हैं और बोलते कुछ हैं और कहते कुछ। तो मैं ये बात बिल्कुल स्पष्ट कह दूं कि बीजेपी के लोग अगर ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, या तमाम सारे पत्रकारों ने कहा कि बीजेपी का इंटरनल मैटर सही हो गया तो समाजवादियों के लिए दिक्कत की बात होगी, तो निशान जी मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि बीजेपी का इंटरनल मैटर सही हो सकता है, गलत हो सकता है।
बिल्कुल उस पर ऑल इज वेल हो सकता है, लेकिन क्या प्रदेश का, उत्तर प्रदेश के 23 से 24 करोड़ की जनसंख्या के जो इंटरनल प्रॉब्लम है, विगत 2 सालों में जो स्थितियां उत्तर प्रदेश में विगत बहुत ही भयावह हो गई, उन मैटर्स पे हमारा फोकस सबसे ज्यादा है। सरकार अगर उन पे कुछ काम करेगी तो निश्चित तौर पर सरकार को धन्यवाद देंगे। मनोज जी, जिस तरीके से विपक्ष को सड़कों पर उतरना चाहिए था, आपको नहीं लगता कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे समय में बहुत कम समय दे रहे हैं? जिस समय अखिलेश यादव को सड़कों पर होना चाहिए था, वो ट्विटर वॉर पर ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। और जैसा एक विपक्ष का सबसे पहला काम होता है कि सरकार की खराब नीतियों को उजागर करना, वो नजर नहीं आ रहा है। निशान जी, सरकार से सवाल पूछने की हैसियत सिर्फ 2 लोगों की होती है, एक पत्रकारों की, मीडिया जो है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, और एक दूसरा होता है विपक्ष। विपक्ष जो भी इनसे सवाल जवाब सदन से लेकर सड़क तक पूछता है। समाजवादी पार्टी अगर आप उठा के देखिए, बड़ा हम पे सबसे आसान आरोप है मीडिया के द्वारा कि समाजवादी पार्टी सड़कों पे नहीं है। मैं आपको बता दूं, हम किसी आरएसएस की गोद में खेलने वाली पार्टी नहीं है, हम संघर्षों की पार्टी है। समाजवादियों का जन्म ही संघर्षों से हुआ, लाठी खा के, जेल जाके, मुकदमे लगवा के ही हमारा जन्म हुआ है। अरविंद विद्रोही जी, उनको बेहतर पता है कि समाजवादियों का इतिहास क्या रहा है। हाँ, आप कह सकते हैं 2 साल से लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 34 जिलों की कार्यकर्ताओं की बैठक कर चुके हैं, जिलों पे, मुख्यालयों पे जाके। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि हम सड़क पे भी उतरे, किसान आंदोलन को लेके हजारों मुकदमे हैं, फर्स्ट कोरोना काल में हम पे हजारों मुकदमे हैं, जो हमको हमने जनता की मदद की उस पे हजारों मुकदमे हैं। तो ये बात कहना बिल्कुल मेरे ख्याल से आसान बन गया है कि हम ट्विटर वाली पार्टी तो है जो ट्विटर पे कितना कस रही है, वो ट्विटर वाली ही पार्टी थी, उसने ट्विटर पे ही काम किया, तमाम सारी चीजें गलत फैलाई। जब आंकड़े ट्विटर ने सही बताने शुरू कर दिए या ऑब्जेक्शन कर दिया तो उसको बैन और उसको नियमों के विरुद्ध जकड़ने की कोशिश की जा रही, तो वो सारी बातें बिल्कुल मनोज जी बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी से क्रिया, खैर बीजेपी के नेता केसी जैन हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। केसी जैन साहब, सीधा सवाल आपसे, कहा जा रहा है केशव मौर्य नाराज हैं, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। लगातार संघ के बड़े पदाधिकारी, बीजेपी के बड़े पदाधिकारी लखनऊ में मौजूद हैं। यहां तक कि यह भी कहा जा रहा है कि दत्तात्रेय होस बोले संघ के इतने बड़े पदाधिकारी अब लखनऊ में ही ज्यादातर समय बिताएंगे। आखिर ये नौबत क्यों आ रही है? क्यों नहीं बीजेपी जिस तरीके से पिछले 4.5 साल में मुख्यमंत्री का काम था, उस काम को दिखाकर चुनाव लड़ रही है? देखिए निशांत जी, जनता के बीच में जो 2022 के चुनाव में हम जाएंगे, हमने 5 सालों में क्या काम किया उसी को लेकर के जाएंगे और जनता उसी के आधार पर वोट करेगी। लेकिन आपके डिप्टी सीएम तो कह रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व मुख्यमंत्री तय करेगा, आपके कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री पे अगर आपके नेताओं का विश्वास नहीं है तो जनता का कैसे होगा? नहीं, देखिए निशांत जी, मुख्यमंत्री पद और मंत्री बनने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए वो मुख्यमंत्री रहता है। आप देखिए, इसी पार्टी में कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन आज वो नहीं है। राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, आज वो केंद्र में है। तो बहुत सारे लोग हुए जो कि वर्तमान में भी है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के बाद में भी। तो ये देखिए, ये परंपरागत पार्टी इस तरीके की नहीं है कि एकाधिकार एक व्यक्ति जो हो गया वो परमानेंट के लिए रहेगा। लेकिन आप एक चीज जान लीजिए कि संभावना यही है 99.9% कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। ये बिल्कुल सही बात है कि ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि इसको किसी विशेष को चेहरा बनाएंगे या आम तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा, ये अलग की बात है। लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री रहते हुए उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हुआ है। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे लोगों पे जो हाथ डालने की कोई कोशिश नहीं कर रहा था, उनकी 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त हुई है और लगभग जो 4000 लोग तो स्वतः सरेंडर करके जेल चले गए हैं, 100 से ज्यादा दुर्दांत अपराधी मारे गए हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर की बात हो गई। लेकिन इसके बावजूद भी संगठन को लगातार बैठकें करनी पड़ रही हैं। अरविंद जी, आपसे सीधा सवाल है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में, जैन साहब आपके पास आता हूं, जैन साहब आपके पास आता हूं, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक है अरविंद जी आपके पास आता हूं, सीधा एक सवाल। जैन साहब अभी आ रहा हूं, जैन साहब आपके पास आ रहा हूं, अरविंद जी से एक सवाल लेने दीजिए। अरविंद जी, आज ही निषाद का बयान आया है कि डिप्टी सीएम के पद से नीचे कुछ नहीं, डॉक्टर संजय निषाद का। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम
में भी जाट लगातार बीजेपी से नाराज हैं। ऐसे में आपको लगता है कि ये 300 का जो आंकड़े की बात की गई है ये बीजेपी किसी तरीके के हासिल कर पाएगी? क्योंकि राजभर ने भी कह दिया है कि मैं डूबती नैया पर सवार नहीं होऊंगा, और ये छोटी पार्टियां पूरी तरीके से चुनाव का गणित बिगाड़ने में कामयाब भी रह सकती हैं। निशांत जी, मैं भी आज सुबह अखबार पढ़ने के बाद मेरे मन में भी विचार आया और मैंने लिखा भी कि आखिर कैसे 300 पार होंगे तो कैसे होंगे। और दूसरी बात कि राजभर जो है बसपा से जब निकल के उन्होंने राजभरों की पार्टी बनाई थी पिछड़े की एकता के नाम पर, तो उनको वोट तो जरूर मिलता था, समर्थन मिलता था, लेकिन सदन में उनके लोग तब पहुंचे थे जब भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने गठबंधन किया था। इसी तरह संजय निषाद की भी पार्टी थी, पहले उन्होंने पीस पार्टी से गठबंधन किया, उसके बाद जब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उनसे गठबंधन किया तब उनका जो है गोरखपुर से उनके बेटे सांसद हुए। बाद में उन्होंने अपना जो है पाला बदल के बीजेपी के साथ कर लिया। तो जो लोगों ने अभी हालिया समय में पाला बदला हो, चाहे वो संजय निषाद हो चाहे राजभर हो, तो उन पर उनकी जाति का विशेष का थोड़ा बहुत प्रभाव है, लेकिन समग्र रूप से ऐसा नहीं है कि बहुत वो प्रभाव डाल पाएंगे। हाँ, जाट की अगर जो नाराजगी की बात है किसान आंदोलन को लेकर के और जाटों की अपनी राजनीति की, जाटों का आरक्षण की जहां तक बात हो, विद्रोही साहब, जाटों के आरक्षण की बात हो तो पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया था, फिर अमित शाह ने एक डेलीगेशन बुलाकर उनसे बातचीत की थी, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक आरक्षण के सिलसिले में कोई कदम नहीं उठाया गया। ये कितना नुकसान करेगा खासकर पश्चिम में? हाँ, ये मैं इसी पर आ रहा था। जो जाट आरक्षण संघर्ष समिति के बड़े नेता थे, अध्यक्ष थे यशवीर मलिक, अभी कुछ दिन पहले मेरी उनसे बात हुई थी, लेकिन वो भी अभी कुछ बहुत ज्यादा जो है एग्रेसिव मूड में नहीं है किसान आंदोलनों के चलते, क्योंकि किसान आंदोलन भी जाटों की बड़ी सहभागिता उसमें है। राकेश टिकैत का भी रूप क्या होगा उस पर नजर होगी। लेकिन सवाल निशान जी सबसे बड़ा ये है कि राजनीतिक रूप से जो राजनीतिक दल है उत्तर प्रदेश में, वो कौन सबसे ज्यादा सक्रिय है। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रियंका गांधी ने एक दस्तक दी थी सोनभद्र के मामले में और उन्होंने एक तरह से विपक्ष को तेज किया था, लेकिन उसके बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जिस तरह लोगों से वर्चुअल ही सही उन्होंने जुड़ाव शुरू किया, फिर तमाम बसपा के और अन्य दलों के नेताओं का जो समाजवादी पार्टी में आना शुरू हुआ है, वो एक समाजवादी पार्टी के और उनके कार्यकर्ताओं के लिए तो शुभ संकेत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आश्वस्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजनीति जो है कब करवट ले इसका कोई ठिकाना नहीं है। 2 से लेकर के 300 के पार जाकर के नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है और समाजवादी पार्टी 47 सीट पर है, तो वो भी जाहिर सी बात है वापसी कर सकती। इस बात को संघ समझ चुका है निशांत जी, 20 सेकंड संघ समझ चुका है, इसीलिए वो लगातार मॉनिटरिंग और बैठक कर रहा है। अब संघ की बैठक से विपक्ष को सतर्क हो जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल विद्रोही जी यही सवाल मेरा सपा नेता मनोज यादव जी से है। मनोज जी, आपने कहा आप संघ की गोद में नहीं खेल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ संघ के साथ रहने वाली बीजेपी इस समय उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मजबूत नजर होती हुई आ रही है, जिसके एक बड़ा कारण है कि संघ का अपने स्वयंसेवकों की एक बड़ी संख्या रही है। और ऐसे में अगर केवल ट्विटर, और आपने कहा कि एक अच्छी बात है कि आपके राजनीतिक दल में तमाम पार्टियों से लोग आ रहे हैं, अखिलेश यादव का रोड मैप क्या है? आखिर वो कब सड़कों पर उतरेंगे या किस तरीके से अब वो चुनावी रणनीति है, क्योंकि बीजेपी का कामकाज दिखने लगा है, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी भी एक्टिव नजर आने लगी हैं, लेकिन इन दोनों की सक्रियता से कम अखिलेश यादव की सक्रियता है, जबकि वो प्रमुख विपक्षी पार्टी के नेता हैं। देखिए, संघ जो है मैं उसका विश्लेषण बिल्कुल नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात कहना महत्वपूर्ण है, पेड संगठन है बिना रजिस्टर्ड किया हुआ, हर व्यक्ति को सैलरी मिलती है और उसी के आधार पे, तो 1925 से लगातार अब तक तो मेहनत ही तो करता आ रहा है। कब संघ ने मेहनत नहीं की? जब बीजेपी जीती तो संघ की प्राथमिकता बढ़ गई और जब हारी तो संघ की प्राथमिकता घट गई, बस इतनी ही बात है। लेकिन मैं महत्वपूर्ण सवाल पे आता हूँ कि क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास जो इंटरनल मैटर सही होने के बाद क्या उत्तर प्रदेश में उनकी जो उपस्थिति होगी, जो चुनाव होगा, वो मजबूती से लड़ेंगे? बहुत सारे मुद्दे निशान जी, उन मुद्दों को अगर आप कंपेरिजन करके देखेंगे तो बीजेपी की सरकार कहीं टिकती नजर नहीं आएगी। उसका सबसे महत्वपूर्ण है क्या कोरोना काल में मरे हुए लोगों की जिसकी संख्या लगभग उजागर हो रही। जो मैं कहता था तो मुझसे आरोप लगते थे कि मनोज जी झूठ बोल रहे हैं। लेकिन मनोज जी कल अखिलेश जी का भी यही ट्वीट देखा था मैंने, जो आप कह रहे हैं। सवाल ये उठता है कि ट्वीट के अलावा विपक्ष क्या कर रहा है?
अखिलेश यादव ने कल जब इतनी बड़ी संख्या बताई, क्या आपके जिलों स्तर पर भी आपने कोई प्रदर्शन करने की सोची? क्या आपने किसी तरीके से सरकार का घेराव करने के लिए सोची? आपके ही मुंह से या तमाम विपक्षी दलों के मुंह से सुना है कि बीजेपी विपक्ष में सबसे अच्छी पार्टी है, बहुत अच्छे तरीके से विरोध करती है। आपको नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का वही विरोध नजर नहीं आता है? देखिए, मैं अपनी बात इसलिए पूरी करना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट के आदेशा के अनुसार लगभग 4-4 लाख रुपए कोरोना में मरने वालों को देना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में अगर मरने वालों की संख्या 8 लाख है तो 4 लाख के हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा होगा। जो मर गए, जिनको ऑक्सीजन नहीं मिली, जिनको दवाई नहीं मिली, वो तो बात अब खत्म हो गई ना। अभी ये समय नहीं है कि मुद्दा होगा, अभी तो मुद्दा बनाना है कि चुनाव करीब है। केसी जैन अरे साहब, ये मुद्दा है, केसी जैन साहब कर पाएगा जी, आरएसएस आ जाए, आरएसएस के बाप आ जाए। देखिए मनोज, ये मुद्दा रहेगा कि 8 लाख लोग जो मरे उनको 4 लाख रुपए मुआवजा सरकार देगी अथवा नहीं देगी। मुद्दा केवल ट्विटर से नहीं चलेगा ना। केसी जैन साहब, आपसे सीधा सवाल कि निषाद, अभी डॉक्टर संजय निषाद की बात हो रही थी, अभी बात हो रही थी, राजभर की बात हो रही थी, इसके अलावा जाटों की बात हो रही थी, और ऐसा क्या हो गया कि खुद गृह मंत्री अनुप्रिया पटेल को बुलाते हैं, खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का राजभर के पास फोन जाता है। क्यों डॉक्टर संजय निषाद, जिनके साथ गठबंधन करके आप भी भूल गए और यहां तक कि मीडिया में भी काफी लंबे समय तक चर्चा नहीं रही, लेकिन उनको अब गृह मंत्री बुला रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। क्या आपको अपने कामों से ज्यादा सोशल इंजीनियरिंग पर भरोसा है? देखिए निशांत जी, अगर आपने राजभर की चर्चा की और शाद जी की चर्चा की, तो फिर चर्चा इस पर भी होगी कि अभी कल जो कोर कमेटी की मीटिंग थी, इसमें संतोष जी आदरणीय और राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी और उत्तर प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं उस मीटिंग में पहुंचे थे, और उसमें केशव प्रसाद मौर्य जी पहुंचे थे। केशव प्रसाद मौर्य जी के घर भी योगी जी गए हुए थे, उनके बेटे की शादी में नहीं पहुंच पाए थे। तो बिल्कुल 200 मीटर की दूरी केशव जी के घर के मुख्यमंत्री जी ने 4.5 साल में पूरी की। ये एक बड़ी बात है, 200 मीटर की दूरी। 200 मीटर कब 2000 या 2 लाख किलोमीटर बन गए, इसका अभी तक बीजेपी का कोई नेता जवाब नहीं दे रहा है। विद्रोही जी, यही सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि 200 मीटर की दूरी तय करने में मुख्यमंत्री को 4.5 साल लगे? अब देखिए, ये तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, उनका, ये मुख्यमंत्री के प्रवक्ताओं से, सलाहकारों से सवाल होना चाहिए। लेकिन एक विश्लेषक के तौर पर आप कैसे देख रहे हैं? हाँ, वही बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश के विकास और प्रशासन की दृष्टि से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में बड़ा तालमेल होना चाहिए और व्यक्तिगत व्यवहार बहुत ठीक होना चाहिए। तो अंतिम समय में अगर उनके घर पर जाकर के योगी आदित्यनाथ गए हैं तो ये एक शुभ संकेत है, चाहे उसको राजनीतिक व्यवस्था समझा जाए या एक लोकाचार समझा जाए। लेकिन इन सारे घटनाक्रम में एक बात सबको ध्यान रखनी होगी कि इसमें फिर एक बार देश के गृह मंत्री अमित शाह, जो पूर्व अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनकी रणनीति और उनकी वार्तालापों का महत्व बढ़ जाता है। अभी उत्तर प्रदेश के साथ साथ कई जगह पर चुनाव होने हैं और इसीलिए अमित शाह को जो है लोग वर्तमान राजनीति में जो है मानते हैं कि कुशल संगठन करता है। और उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है कि अमित शाह ही कुशल संगठन करता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़े नाम मुलायम सिंह यादव ने भी, जब समाजवादी विचारधारा की पार्टियों का बिखराव हुआ तो चंद्रशेखर जी से उन्होंने अलग होकर के समाजवादी पार्टी बनाई थी और पुराने समाजवादी नेताओं को एकजुट किया था। और तब जॉर्ज फर्नांडीज भारतीय जनता पार्टी के राजग के संयोजक थे। उस दुर्लभ परिस्थिति में भी मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश में विपक्ष की भूमिका और सत्ता पक्ष की भूमिका बखूबी निभाई। वही शून्यता जो है आज हम चर्चा करते हैं, जब मुलायम सिंह यादव की नेतृत्व की समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के नेतृत्व समाजवादी पार्टी की कंपेयर होता है, तब ये आ जाता है कि अखिलेश यादव अभी संघर्ष नहीं कर रहे हैं। बाकी अगर आप सपा, बसपा और राजभर सबको देखें तो उसमें तो सबसे ज्यादा सक्रिय समाजवादी पार्टी ही है। लेकिन वास्तविकता यह है कि हम बिल्कुल करते हैं मुलायम सिंह यादव की। समाजवादी नेता जेपी ने भी कहा था कि जब सड़कें खामोश हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। लेकिन समाजवादी पार्टी जिस तरीके से खामोश है और केवल ट्विटर पर है तो सवाल उठता है। लेकिन मनोज जी, आप लोगों की अब क्या रणनीति रहने वाली है? सीधा सवाल रहेगा आपसे, और किस तरीके से हमें समाजवादी पार्टी की अब सक्रियता ज्यादा दिखेगी? देखिए, अब जुलाई से निश्चित तौर पे जो कोरोना का लगभग जो बचा हुआ पार्ट है वो भी खत्म हो जाएगा
तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी की जो अभी तमाम सारे जिलों के कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग करनी है उसका कार्यक्रम होंगे और साइकिल यात्राएं होंगी और आंदोलन होंगे, लगातार आंदोलन होंगे और तब तक आंदोलन होंगे जब तक इस सरकार को हम हटा नहीं देंगे और जब तक कि समाजवादियों की स्थापना 2022 में हो नहीं जाएगी। फिर हमें चाहे जेल भरना पड़े, चाहे हमें मुकदमे झेलने पड़े, चाहे हम पे लाठियां चले, चाहे हमारा सर फूटे, समाजवादी पार्टी इस पर पीछे नहीं रहेगी। निश्चित तौर पे हम समय आने पे उस बात को जनता के समक्ष रखेंगे। कोरोना काल की वजह से बहुत कुछ पीछे रह गया। आप हम पे आरोप लगा सकते हैं कि ट्विटर की पार्टियां, लेकिन अगर ट्विटर पे होते निशान जी तो पंचायत चुनाव में इतना बेहतरीन परिणाम नहीं आता। जो पहली बार इतिहास में किसी सत्ता वाले दल जो बहुमत की सरकार 325 सीटें हैं उनके विपक्ष में अगर कितना बड़ा मैंडेट मिला है तो वो समाजवादी पार्टी को मिला है और मेहनत के दम पे मिला है, किसी के रहमो करम और झोला टांग के बीजेपी से नाराजगी की वजह से भी मिला है। मनोज जी, बीजेपी की नाराजगी से भी वजह से भी मिला है। अगर पार्टी मुख्यमंत्री के कार्यप्रणाली से लोग इतने नाराज ना होते, किसान आंदोलन ना होता तो शायद समाजवादी पार्टी को पंचायत चुनाव में भी काफी संघर्ष करना पड़ता। सरकार निशान की फेल कर गई ना, तभी तो जनता नाराज है और जब सरकार फेल करेगी तो निश्चित तौर पे हम भी तो उतरेंगे मैदान में। बिल्कुल सरकार लेकिन सरकार की वजह से जैसा कि राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ मनोज जी, विद्रोही साहब भी कह रहे हैं कि मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी कुछ और थी, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी कुछ और है। हर निशान जी, हर राजनीतिक काल खंड में अलग अलग तरह की राजनीति होती है। जो बीजेपी थी अटल और आडवाणी की, वो बीजेपी ये नहीं है। जो समाजवादी पार्टी आदरणीय नेताजी की, यही तो फर्क है। वो बीजेपी बहुत कम एक्टिव रहा करती थी, ये बीजेपी बहुत ज्यादा एक्टिव है। ये मोदी शाह की बीजेपी बहुत ज्यादा एक्टिव है और वो बीजेपी कम एक्टिव रहा करती थी। और ये समाजवादी पार्टी उस तरीके से एक्टिव नहीं है जो मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी थी। केसी जैन साहब, सीधा सवाल आपसे। जैन साहब, ये बताइए कि अब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, क्योंकि केशव मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद, इतनी बड़ी लंबी चौड़ी बैठक के बाद अब आप लोग क्या तय कर पा रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री के नाम पर ही चुनाव लड़ा जाएगा या फिर से एक बार आप केंद्रीय नेतृत्व की ओर देख रहे हैं? देखिए निशांत जी, पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी का जो आंतरिक संविधान है उसके हिसाब से पार्टी चलती है। इसमें कोई परंपरागत व्यक्ति किसी भी पद पे लंबे समय तक हरियाणा में खट्टर साहब को आपने रिपीट किया, खट्टर साहब के नाम से चुनाव में गए। निशांत जी, मुझे बोलने का बिल्कुल अवसर नहीं मिला है, मेरी बात सुन लीजिए जी। सवाल आगे मेरा जवाब देंगे, बहुत कम समय में जवाब देगा। जी जी। देखिए, जो मीटिंगें हो रही है, मीटिंगें रणनीति को लेकर के हो रही है, न कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने के लिए। और ये जान लीजिए आप, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में लगातार विकास किया है, आप देखिए कि 4 से ज्यादा नए एक्सप्रेस बने हैं, चाहे उसमें बुंदेलखंड एक्सप्रेस हो या जो है पूर्वांचल एक्सप्रेस हो। इसी तरीके से कई शहरों में मेट्रो का निर्माण शुरू हो गया है, साथ ही साथ बिजली की व्यवस्था बेहतर की गई है। तो जो आम जनता की मूलभूत चीजें हैं उनकी तरफ सरकार ने पूर्ण रूप से ध्यान दिया है और जनता ने सरकार को सराहा भी है। तो हम तो काम के आधार पर जनता के बीच में जाएंगे। रही बात है योगी जी के चेहरे की, तो बिल्कुल माननीय योगी जी ने जिस प्रकार से काम किया है, हमें पूरी उम्मीद है कि अगले चुनाव में माननीय योगी जी के नेतृत्व में यही चुनाव लड़ा जाएगा। मनोज जी, आप जवाब देना चाह रहे थे, बोलिए। देखिए, मैं सबसे महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहता हूँ इस चैनल पे, एक अकल कोर्ट के लिए सरकार नहीं बचाई थी, हार्ड शेडिंग नहीं की। अच्छा, विधायक खरीद लेती है, तो आप समझ सकते हैं ना, बहुत सारी पार्टियों में बड़े डिफरेंट अंतर हो जाते हैं कालखंड के हिसाब से। हम लगातार आदरणीय नेताजी, आदरणीय लोहिया जी और जो समाजवादी विचारधारा है, जो समरूपता की बात है, जो समानता की लड़ाई है, जो सबके हक की लड़ाई है, उसकी लड़ाई समाजवादी पार्टी कल भी लड़ रही थी। जब वो हिंदी की बात करती थी, अंग्रेजी का विरोध करती थी। जब हम लैपटॉप दे रहे हैं तब भी हमारा एजेंडा वही है। बहुत सारी चीजें ऐड हो जाती है। बिल्कुल मनोज जी, समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया केसी जैन साहब, मनोज यादव जी और अरविंद विद्रोही जी हमारे साथ जुड़ने का। जाहिर सी बात है कि नारा तो दे दिया गया है, लेकिन ये नारा जमीन पर हकीकत में कितना तब्दील होगा ये आने वाला वक्त बताएगा।
क्या बीजेपी वाकई 300 पार हो पाएगी? और 300 पार होने के लिए इन्हें अमित शाह का वही फॉर्मूला चाहिए 2014 और जो 2017 में था, लेकिन उस फॉर्मूले को लेकर अभी तमाम तरह की दिक्कतें हैं, जिसको दूर करने के लिए खुद आरएसएस ने उत्तर प्रदेश में एक तरीके से कमान संभाली हुई है और सामाजिक समरसता लाकर एक तरह से बीजेपी को 2022 में मजबूत करने की तमाम कोशिशें हैं। खैर, ये तो वक्त बताएगा कि 2022 में उत्तर प्रदेश का सरताज कौन बनता है। इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।